स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की मैं बात कर रहे हैं दिल्ली विधानसभा में बजट सत्र के तीसरे दिन सदन में विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा में बोलना शुरू किया। विश्वास प्रस्ताव पर जारी चर्चा में अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं। केजरीवाल ने कहा कि भाजपा वाले केजरीवाल को तो गिरफ्तार करवा लेंगे, लेकिन उनकी सोच को कैसे रोक पाएंगे। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर भाजपा 2024 में नहीं हारी तो मेरा इस देश की जनता से यह दावा है कि आम आदमी पार्टी 2029 में देश को भाजपा से आजाद कराएगी। आज जिस तरह से इन्होंने आम आदमी पार्टी पे हमला बोला हुआ है, इतने हमारे नेता गिरफ्तार कर लिए, हमारा सारा काम रोकने की कोशिश कर रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, सब तरफ से चारों तरफ से हमले ही हमले हमारे ऊपर किए जा रहे हैं। देश का एक एक बच्चा देख रहा है कि हो क्या रहा है। सारे लोग देख रहे हैं, इनको लगता है लोग बेवकूफ हैं, लोग बेवकूफ नहीं हैं। अब पार्कों के अंदर चर्चा होने लगी है कि ये चल क्या रहा है, तो लोग एक प्रश्न पूछने लगे हैं, क्या मोदी जी केजरीवाल को खत्म करना चाहते हैं? क्या मोदी जी केजरीवाल को क्रश करना चाहते हैं? क्या मोदी जी केजरीवाल को कुचलना चाहते हैं? ये मैं नहीं पूछ रहा, देश का बच्चा बच्चा पूछने लगा है। जिस तरह का अटैक आम आदमी पार्टी के, इतने सारे हमारे नेता गिरफ्तार कर लिए। कभी भारत क्या दुनिया के इतिहास में हमारा नंबर 2 भी अंदर है, नंबर 3 भी अंदर है, नंबर 4 भी अंदर, अब कह रहे हैं नंबर 1 को भी अंदर डालेंगे। तो इस तरह का आक्रमण कभी नहीं देखा गया। तो ये चर्चा चल रही है, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आज पूरे देश के अंदर बीजेपी का सबसे बड़ा चैलेंजर आम आदमी पार्टी है। आज अगर बीजेपी को खतरा है, भविष्य का खतरा है, तो केवल और केवल आम आदमी पार्टी से खतरा है। इसलिए बीजेपी येन केन प्रकारेण जो मर्जी करके आम आदमी पार्टी को कुचलना चाहती है। और आज पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं कहना चाहता हूं, इसमें कोई अहंकार नहीं है कि 2024 के अंदर बीजेपी अगर नहीं हारी लोकसभा चुनाव तो 2029 के अंदर आम आदमी पार्टी इस देश को बीजेपी से मुक्ति दिलाएगी। देखिए, अरविंद केजरीवाल जो कि विश्वास मत पे इस वक्त बोल रहे हैं। हालांकि आज कोर्ट से उनको ये जरूर राहत मिल गई कि अब उन्हें अगली तारीख 16 मार्च की मिल गई है, लेकिन इस दौरान जो उन्होंने बयान दिया है उसके कई मायने निकाले जा सकते हैं। और सिंपल सा मायना हर्षवर्धन जी उनके इस बयान का निकालूं तो यही कि इतना तो उन्हें समझ में आ गया है, इतना तो अरविंद केजरीवाल अब ये मान गए हैं कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी को हराना फिलहाल नामुमकिन है। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी अपनी उस राजनीति पर आगे बढ़ रहे हैं जिसमें बीच में थोड़ा सा विराम लग गया था। अल्प विराम के बाद फिर से अपनी उसी रणनीति पर आ गए हैं। और एक तरह से देखें तो उनके लिहाज से देखें तो बिल्कुल ठीक रणनीति। एक समय में भारतीय जनता पार्टी के सामने कांग्रेस के विकल्प के तौर पर, भारतीय जनता पार्टी के विकल्प के तौर पर नहीं, भारतीय जनता पार्टी के सामने कांग्रेस के विकल्प के तौर पर अरविंद केजरीवाल खुद को प्रस्तुत करते थे। जो ये पूरी पार्टी बनी है, कांग्रेस के भ्रष्टाचारों के खिलाफ लड़ाई में बनी। पूरी की पूरी लड़ाई उनकी कांग्रेसी नेताओं पर गंभीर आरोप लगाकर, भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर ये उससे निकलकर बाहर आए थे। ये पूरी पार्टी कांग्रेस और उससे जुड़े इकोसिस्टम पर परिवारवाद का आरोप लगाकर ये राजनीति में आई थी। बीच में उनको लगा कि शायद एक ऐसी गुंजाइश बन सकती है कि नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा डेंट कर सकते हैं, थोड़ा सा जो वो 272 वाला आंकड़ा है उसमें कुछ कर सकते हैं क्या। लेकिन अब उनको फिर से बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अब इससे दो बातें बड़ी स्पष्ट हो गई। एक तो ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी 370 पार, एनडीए 400 पार, वो लगभग सबके दिमाग में एक तरह से कहें कि वो स्थापित हो गया है। अब सब उससे कन्विंस हो गए हैं। लेकिन उसके आगे की राजनीति क्या है? उसके आगे की राजनीति देश में विकल्प के तौर पर, और चूंकि मैं बार बार कहता हूं कि भारत में विपक्ष रहेगा, विपक्षी पार्टियां रहेंगी, उसमें अरविंद केजरीवाल अपने आप को कांग्रेस और दूसरी विपक्षी पार्टियों के विकल्प के तौर पर प्रस्तुत कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि 2024 का चुनाव नरेंद्र मोदी जीतने जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद की लड़ाई, और शायद वो ये भी कहना चाह रहे होंगे जिसको सीधे नहीं कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी 5 साल प्रधानमंत्री रहेंगे तो उस वक्त उम्र के जिस पड़ाव पर रहेंगे, फिर भारतीय जनता पार्टी 15 साल सत्ता में हो जाएगी। वो सारी बातें देखते हुए अपनी आगे की पिचो तैयार कर रहे हैं। राजनीतिक और रणनीतिक तौर पर यह दुरुस्त बात भी है।
तो अरविंद केजरीवाल का होगा क्या? अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से अभी राजनीति कर रहे हैं राहुल जी, उससे तो यही समझ में आ रहा है कि इंडिया गठबंधन में बने रहने के बावजूद वो अपनी शक्ति बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे पंजाब दिल्ली की बात कर लीजिए, चाहे गुजरात में भरूच पर अपने कैंडिडेट का ऐलान करना कह दीजिए, और चाहे फिर साउथ गोवा की सीट पर अपना दावा ठोकना कह लीजिए। देखिए, उनकी राजनीति तब आगे बढ़ेगी जब वो जिस तरह के आरोप जो उनके ऊपर लगे हुए हैं उससे कहीं बाहर आएंगे। देखिए, अभी तो एक रिस्पाइट छोटा सा मिला है दिल्ली में उनको कि भाई उनको आगे थोड़े दिनों बाद, मतलब 1 महीने बाद उनको दोबारा पेश होना होगा। तो इसको आप ये नहीं कह सकते कि उनको कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो 1 महीने बाद फिर यही जो है कहानी उनके सामने होगी कि उनको कोर्ट के सामने जाना पड़ेगा और ईडी के सवालों का जवाब जो है वो हो सकता है कोर्ट उन्हें बोले कि वो जाके ईडी के सवालों का जवाब दें, और उसमें क्या निकल के आएगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम गुजरात हाई कोर्ट की बात करें तो वहाँ पर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिग्री के बारे में उन्होंने जो कुछ कहा था उसको लेकर जो केस है डिफेमेशन का, उसमें कोई रिस्पाइट नहीं मिला। उनको वहाँ पे भी जाना पड़ेगा। वहाँ पे कहा गया कि आपको पेश होना पड़ेगा। तो ऐसे में ऐसा नहीं कि उनकी मुश्किलें कोई हो गई। अब राजनीतिक तौर पर ये बात हमने देखी है कि केजरीवाल जो है पंजाब में जिस तरह का उनका प्रदर्शन रहा है, दिल्ली में जिस तरह का विधानसभा में प्रदर्शन रहा है, और गोवा और गुजरात में भी उनके जो उन्होंने चुनाव लड़े उसमें जिस तरह का प्रदर्शन रहा है, तो एक संभावना उनकी पार्टी में ज़रूर दिखाई देती है कि वो संभावना है कि वो पार्टी आगे बढ़ सकती है। लेकिन वो तभी बढ़ेगी जब उनकी पार्टी जो है अपने ऊपर लगे आरोप जो हैं उनसे कहीं ना कहीं क्लीन होकर सामने आती है। अब बात आती है कि जो इंडिया गठबंधन की बात हम बात करते हैं, विपक्षी गठबंधन की, तो अगर केजरीवाल जो है वो तो साफ कह रहे हैं कि कांग्रेस में अब दम नहीं रहा है। वो दिल्ली जैसे जो राज्य है उसमें 1 सीट कांग्रेस को ऑफर कर रहे हैं। तो कांग्रेस, मुझे नहीं लगता कि इस तरह का कोई ऑफर लेगी। तो साफ है कि वो कोई कांग्रेस को ऐसा नहीं मानते कि वो खुद नहीं मानते कि कांग्रेस के साथ गठबंधन में उनको कोई फायदा होने जा रहा है, और ऐसे में वो अपनी संभावना देखते हैं कि क्या वो बीजेपी का विकल्प आगे चलने वाले चुनाव में हो सकते हैं। 2024 में नहीं, बट 2029 में हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं, ये देखिए भविष्य बताएगा। बहुत समय है इसमें। बीजेपी तब तक जो दक्षिण के राज्य हैं उसमें किस तरह से पावरफुल होती है और किस तरह से वहां पे प्रदर्शन करती है, ये भी देखने वाली बातें होंगी। लेकिन आज जिस राहत की उम्मीद की जा रही थी वो राहत अभी तो उन्हें मिल गई अरविंद केजरीवाल को, और इसीलिए उन्होंने पूरी प्लानिंग भी कर रखी थी। समीर जी, अगर आज की स्ट्रैटेजी की बात करें तो वर्चुअली जरूर पेश हुए, बात जरूर रखी गई, लेकिन कोर्ट ने जो कहा वो भी तो अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ाने वाला है ना, कि आप बार बार पेश नहीं हो रहे, ये आप बेकार के बहाने बना रहे हैं, और आपके खिलाफ पर्याप्त ऐसे दावे हैं ईडी के पास या ऐसे सबूत हैं ईडी के पास कि आपको पेश होना होगा। आप कानून से ऊपर तो नहीं हो सकते। निश्चित रूप से मुझे लग रहा है कोर्ट ने जिस तरह से टिप्पणियां की उस हिसाब से कोर्ट को निर्णय भी देना था कि केजरीवाल को इस तारीख तक ईडी के सामने पेश होना चाहिए, को समय नहीं दिया जाएगा। लेकिन जिस हिसाब से 17 या 18 मार्च का समय केजरीवाल को दे दिया गया, तय है कि उस समय तक चुनाव अपने पीक पर आ जाएंगे। तो इसी स्थिति में उस समय केजरीवाल के पास दूसरा बहाना होगा कि मैं अब चुनाव प्रचार में व्यस्त हो गया हूं, लोकसभा के चुनाव शुरू हो चुके हैं, तो अब मैं पेश नहीं हो सकता। तो मुझे लग रहा है केजरीवाल अब लोकसभा चुनाव का बहाना चुनाव परिणाम आने तक लेकर चलेंगे और ईडी से बचने की कोशिश करेंगे। लेकिन यह भी तय है कि 6 सम्मन मिलने के बाद जो व्यक्ति ईडी के सामने पेश नहीं हो रहा है उसे आने वाले दिनों में ईडी के सामने पेश होना होगा। अब देखते हैं ईडी कैसे 17 तारीख के बाद इसकी रणनीति बनाते हैं और कैसे उनको पेश करने के लिए मजबूर करते हैं, देखना पड़ेगा। लेकिन अब केजरीवाल जिस तरीके से 2029 की बात कर रहे हैं, देखिए आज केजरीवाल के पास लोकसभा में 1 सांसद है। जिस पार्टी का 1 सांसद है वो 303 सांसद की पार्टी को 2019 के लिए चुनौती देने की तैयारी कर रहे हैं। ये बात ठीक है कि अब केजरीवाल की पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा पा चुकी है और एक राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है, लेकिन केजरीवाल भी जानते हैं कि 2024 में अब 60 दिन से भी कम समय बाकी है, और ऐसी स्थिति में वो खुद भी, उनकी पार्टी भी, और इंडिया गठबंधन जो बनने के पहले ही बिखर चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को किसी भी तरीके से चुनौती देने स्थिति में नहीं था। इसी कारण अरविंद केजरीवाल ने यह स्वीकारोक्ति की है कि 2029 में हम भारतीय जनता पार्टी को रोकने की कोशिश करेंगे। इसका मतलब साफ है कि अरविंद केजरीवाल ये मान चुके हैं कि 2024 से प्रधानमंत्री मोदी को रोकना नामुमकिन है और 2024 में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। तो मुझे लगता है कि केजरीवाल अब जो बयान दे रहे हैं वो 2029 को ध्यान में रख के दे रहे हैं, लेकिन केजरीवाल के 2029 तो बात बहुत दूर है। केजरीवाल को तो अभी ईडी के सामने पेश होना है। 17 मार्च के बाद तय हो जाएगा कि केजरीवाल का राजनीतिक भविष्य मुख्यमंत्री रहता है या जेल के शिक्षकों के बीच में जाता है, जैसे उनके 2 बड़े नेता संजय सिंह और मनीष सिसोदिया जेल के पीछे चले गए हैं। देवेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। देवेंद्र, अरविंद केजरीवाल विकल्प बनने की कोशिश कर रहे हैं। 2024 में उनको उम्मीदें नहीं है, लेकिन 2029 के लिए वो उम्मीदें जता रहे हैं। अभी की जो स्थिति है, जिन स्टेट में बीजेपी कमजोर है, खासकर पंजाब की मैं बात करूं, अरविंद केजरीवाल मजबूत हैं। 1 सीट उनकी अभी लोकसभा में है। कितना नुकसान बीजेपी को अरविंद केजरीवाल पहुंचा सकते हैं? क्या आंकलन बीजेपी का है?
तो ये एक तो अरविंद केजरीवाल ये सर्टिफिकेट ही दे रहे हैं कि 2024 में बीजेपी का रास्ता कोई रोक नहीं सकता। इशारों में उन्होंने वही बात कह दी है और 2029 की बात तो समझा जा सकता है कि राजनीति में इतना लंबा समय न जाने आगे क्या क्या होने वाला है। अरविंद केजरीवाल को तब ये नहीं पता होगा कि अगली कोर्ट में पेशी की जो तारीख मिली है उस पेशी के बाद उनका क्या होगा। तो उस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि 2029 की बात करना एक तरह से बहुत सतही और बेमानी बात है। अरविंद केजरीवाल की पॉलिटिक्स को अगर आप देखें प्राची, तो जिस करप्शन की बात को लेकर उन्होंने अपना पूरा अभियान चलाया था, पहले ये कहा था कि आरोप लगते ही इस्तीफा दे देना चाहिए। आज ऐसी स्थिति है कि बार बार पेशी से वो बच रहे हैं और पेशी से अगर इस तरह से बचना कि आपको लेकर एजेंसीज के पास सवाल जवाब हो और उसमें अगर आप बच रहे हो तो समझा जा सकती है कितनी विचित्र सी बात है। दूसरी रणनीति उनकी आप देखें कि खुद ही विश्वास प्रस्ताव लेके आते हैं और विश्वास मत हासिल करते हैं। ये तीसरा मौका आपने देखा होगा कि 2020 के चुनाव के बाद ये तीसरा अवसर ऐसा है जब वो खुद विश्वास मत हासिल करने के लिए सदन में आ रहे हैं। बीजेपी अविश्वास प्रस्ताव लेकर नहीं आती है, खुद वो लेकर आ रहे हैं बार बार, क्योंकि उन्हें फ्लोर में वो बात कहने की आज़ादी मिल जाती है जो कि बाहर करने पे 50 तरह के सवाल होते हैं और उसमें बहुत सारे कानूनी पचड़े भी हो सकते हैं। जैसा कि पिछले दिनों आपने देखा कि जिस प्रकार के उन्होंने आरोप लगाया कि 21 विधायकों को 15-15 करोड़ रुपए धनराशि की बात बताई जा रही थी, इतने सारे ऑफर दिए गए, उसमें एक भी सबूत नहीं। दिल्ली पुलिस वहाँ पे जा रही है पूछताछ करने के लिए, वो भी कुछ नहीं दिया गया। तो ये सारी चीज़ें एक राजनीतिक मैकेनिज्म के तहत की जाती हैं केजरीवाल के द्वारा। केजरीवाल बखूबी जानते हैं कि दिल्ली की जनता को जो उन्हें मैसेज देना है उसके लिए विधानसभा से बेहतर कुछ और नहीं। और ये हकीकत है कि दिल्ली में जो उनकी फ्रीबीज की पॉलिटिक्स है वो विधानसभा चुनाव के लिहाज से इतनी मुफीद है कि अगर अगला विधानसभा चुनाव भी जब दिल्ली का होगा तो आप देखेंगे कि वो बहुत मजबूत स्थिति में रहेंगे। लेकिन जब लोकसभा चुनाव का मसला आएगा तो इस बार सातों की सातों सीटों पे आपको अरविंद केजरीवाल की स्थिति नजर आएगी कि वहाँ कहाँ खड़े हैं। और ये अरविंद केजरीवाल भी बखूबी जानते हैं, इसलिए हमने पिछले विधानसभा चुनाव में ये फील किया था और आम आदमी पार्टी के कई सारे नेताओं का ये कहना था कि उनकी पूरी कोशिश यही है कि किसी तरह से मुकाबला नरेंद्र मोदी बनाम अरविंद केजरीवाल ना दिखे। इतना अगर बच जाएगा तो फिर से हम लोग बड़े मार्जिन के साथ जीतेंगे। और अरविंद केजरीवाल विधानसभा चुनाव के दौरान नरेंद्र मोदी को कभी भी टारगेट नहीं करते थे। जैसे चुनाव खत्म हो जाता है फिर उनका टारगेट अपना शुरू होता है। तो ये उनका अपना पॉलिटिकल मैकेनिज्म है जो अपनी सुविधा के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं। लेकिन बीजेपी के लिहाज से अगर आप देखें तो दिल्ली विधानसभा के चुनाव के लिहाज से वो बहुत बड़े खतरा हैं और बीजेपी उनको हटा नहीं पा रही है। आगे भी कोई संभावना नजर नहीं आ रही है मुझे कम से कम निकट भविष्य में। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी के हिसाब से वो कोई खतरा नहीं है दिल्ली में। पंजाब में जरूर वो बड़ी शक्ति है और पंजाब में तो बीजेपी की स्थिति ऑलरेडी आप देख रही हैं कि परेशानी की हालत है। और जो अकाली दल गठबंधन को लेकर बातचीत चल रही थी किसान आंदोलन के चलते, उस अकाली दल के गठबंधन के को लेकर जो बातचीत चल रही थी उसमें भी थोड़ा सा विराम लग गया अभी। प्राची, बिल्कुल, देखिए अपनी अपनी तैयारी की जा रही है। अरविंद केजरीवाल विश्वास मत लेकर आए तीसरी बार और वो बीजेपी पर अटैकिंग मोड में है, एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और अपने आप को ही चुनौती बता रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी 370 की तैयारी करती हुई नजर आ रही है, लगातार अपने कुनबे को बढ़ा रही है।